वेलकम व्यूअर्स टू द कोर्स सिस्टम प्रोग्रामिंग कोर्स कोड है 609 और जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है विच इज़ इंटरप्ट मैकेनिज्म। अब इसमें जो पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरप्ट्स एंड प्रोसीजर कॉल्स, यानी फंक्शंस में और जो इंटरप्ट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अब ये जो तीन बुलेट्स मैंने हाईलाइट किए हैं इसमें अगर असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोसीजर लिखा हुआ है या कोई फंक्शन लिखा हुआ है उसको कॉल करने का तरीका है कॉल माई, यानी कॉल एक उसमें कीवर्ड होगा और माई प्रोसीजर जो वो रूटीन या फंक्शन का नाम होगा। इसी तरह अगर हाई लेवल लैंग्वेज देखें कोई भी हो सी प्लस प्लस जावा या ऐसी लैंग्वेज, उसमें हम लोग क्या करते हैं फंक्शन, यानी एक एडिशन का फंक्शन है उसमें दो पैरामीटर पास हुए हैं और ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो जो ए वेरिएबल है उसमें जो है वो असाइन हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ जो है सी लैंग्वेज के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। लाइक जब सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग स्क्रीन के ऊपर कुछ भी अगर हमने डिस्प्ले करना हो तो सी आउट लेस देन और डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर जो है हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ भी जो है वो अगर प्रिंट करना हो। ठीक है, तो उसके बाद आगे आ जाता है अब ये जो इंटरप्ट है इनको कॉल करने के लिए हमें जो है इनका जो इंटरप्ट नंबर है उसको स्पेसिफाई करना होता है। ये लिखा मैंने हाउ एवर इन केस ऑफ इंटरप्ट द नंबर इज यूज टू स्पेसिफाई द इंटरप्ट नंबर लाइक इंट जो इंट 21h और इंटीजर 10h एंड सो ऑन। अब ये लिखा हुआ है कि अगर किसी प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस हो, ठीक है, अब ये सी या सी प्लस प्लस की एग्जांपल एक मेन फंक्शन है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि कॉल प्रोसीजर वन, यानी एक प्रोसीजर वन कॉल होगा और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल जो है वो इस जो है वो प्रोसीजर पे आ जाएगा। इसी तरह जो यहाँ पे एक मिस्टेक उन्होंने कर दी, यहाँ पे उन्होंने प्रोक 2 लिख रहा था जहाँ पे इधर 1 लिख दिया उन्होंने। तो जैसे ही कंट्रोल इधर आएगा तो सीधा कंट्रोल जो है वो प्रोक 2 पे ब्रांच कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो अब ये जो फंक्शन कॉल है इसको जो कंपाइलर है वो एज आ एड्रेस ट्रीट करता है, यानी इस लाइन पे आने के बाद जंप कर जाना है वो प्रोसीजर या फंक्शन जिधर डिफाइंड होगा। ठीक है, इंटरप्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ जो है वो इंटरप्ट का नंबर जो है वो मेंशन करने की जरूरत होती है। अब इसमें वो ये लिखा हुआ है कि मोर ओवर व्हेन द एन इंटरप्ट इज इन्वोक्ड, तो जब भी किसी इंटरप्ट को इन्वोक किया जाता है तो जो तीन पैरामीटर्स है ना वो पुश होते हैं स्टैक के अंदर। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, उनको पास करने का मकसद क्या है कि जैसे ही अब इंटरप्ट कॉल हुआ तो सीधा वो जो प्रोसेसर है वो उस जिस इंटरप्ट है उसको सर्विस करेगा। अब वापस भी तो आना है ना, तो इस वजह से ये जो रजिस्टर है ये एज एन रिटर्न एड्रेस एक्ट कर रहे होते हैं। अब इनमें से रजिस्टर एक तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, ठीक है, उसके बाद एक कोड सेगमेंट है और एक फ्लैग रजिस्टर है। अब ये जो रजिस्टर्स हैं ये 2-2 बाइट के हैं, यानी टोटल 6 बाइट जो है वो स्टैक के अंदर पुश होते हैं एज अ रिटर्न एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अगली लाइन ये जो लिखा हुआ है कि नो पैरामीटर आर पुश्ड ऑन टू स्टैक इन्वोकेशन पैरामीटर्स। अब इसमें वो ये कह रहा है कि अगर जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है अगर उसको कोई पैरामीटर देने हैं ना तो वो स्टैक के थ्रू नहीं दिए जा सकते, उनको रजिस्टर्स के थ्रू दिया जा सकता है। तो आगे भी इंशाल्लाह टॉपिक्स हैं उनमें जो है क्लैरिटी आ जाएगी ये इसका क्या मतलब है। अच्छा, उसके बाद ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल की जो है हमने जो इससे प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि ये क्या होता है। इसमें वो ये कह रहा है कि अब ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें वो कह रहा है कि जो इंटरप्ट नंबर है वो इंटरप्ट वेक्टर टेबल में एज एन इंडेक्स एक्ट कर रहा होता है, यानी हर जो लोकेशन है उस टेबल की उसका वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ये कह सकते हैं। तो आगे डायग्राम में मैं आपको शो करूंगा कि ये इस लाइन का क्या मतलब है। अब दूसरी लाइन में उसमें ये कह रहा है कि जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है वो एक ग्लोबल टेबल है जो मेमोरी के अंदर जो है वो रिजाइड कर रहा होता है, यानी ग्लोबल है तो इसका मतलब हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसके आगे उन्होंने ये भी बताया हुआ कि यानी मेमोरी के बिल्कुल स्टार्ट में होता है, इस वजह से ये जो लिखा हुआ है ना ये 4 0 और कॉलम के बाद 4 0। अच्छा, ये जो पहले 4 0 है ये सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो अगले 4 0 हैं वो ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन में वही लिखा हुआ है कि जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है उसका जो साइज है वो 1024 बाइट होता है, मीन्स 1 KB। ठीक है, तो इसमें जो हर लोकेशन है, ठीक है, या हर एंट्री है उसका जो साइज है वो 4 बाइट होता है। ठीक है, तो 1024 डिवाइडेड बाय 4 करें तो यानी 256 टोटल एंट्रीज जो है वो इंटरप्ट वेक्टर है जो वो इस टेबल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये जो जितनी भी ये न्यूमेरिक वैल्यूज है ना ये पता होना चाहिए, नहीं इसका साइज क्या है कि हर एंट्री का इंटरप्ट वेक्टर टेबल का साइज क्या है, हर एंट्री का साइज क्या है और कितने इंटरप्ट्स आ सकते हैं।
ठीक है। और ये जो चौथी लाइन है उसमें वो कह रहे हैं ना कि 256 इंटरप्ट वेक्टर्स आर पॉसिबल नंबर्ड 0 to FFH। उसके बाद वो ये कह रहा है कि ईच एंट्री इन द टेबल कंटेन 4 एड्रेसेस ऑफ एन इंटरप्ट हैंडलर हैज मैक्सिमम ऑफ। अच्छा, उसमें एक वो चीज़ भी लिखी हुई है कि इसमें जो हर लोकेशन है या हर वेक्टर है उसमें क्या होता है कि 4 एड्रेसेस होते हैं इंटरप्ट हैंडलर या इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मैंने आपको बताया था कि इंटरप्ट हैंडलर या इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक ही चीज़ होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अब उसमें वो ये कह रहा है कि ईच वेक्टर कंटेन अ फॉर एड्रेस ऑफ अ इंटरप्ट हैंडलर। ठीक है, द एड्रेस ऑफ वेक्टर इज नॉट एंड नॉट एड्रेस ऑफ इंटरप्ट हैंडलर कैन इजीली। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक भी है, ये वर्डिंग में इन्होंने सेंटेंस में लिखा हुआ है कि द एड्रेस ऑफ अ वेक्टर एंड नॉट द एड्रेस। ठीक है, अच्छा इन्होंने ना इधर आई थिंक इज आता है इधर। अच्छा, इसमें वो ये लिखा हुआ है कि अगर इंटरप्ट वेक्टर जो इंटरप्ट नंबर पता हो ना, लाइक 21H है या 10H है, तो उसका एड्रेस कैसे पता चलेगा। तो उसको एड्रेस पता करने का जो तरीका है, ठीक है, वो है कि जो भी इंटरप्ट नंबर गिवन है, ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। लाइक अगर इंट 10H गिवन है तो इसका अगर हमने एड्रेस पता करना हो इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर तो उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो लिखा हुआ है कि द सेगमेंट एड्रेस ऑफ द होल आईवीटी, यानी इंटरप्ट वेक्टर टेबल में किसी भी अगर इंटरप्ट हैंडलर का जो सेगमेंट एड्रेस है ना वो कांस्टेंट ही है, विच इज 0। और उसके बाद जो मैं आपको बात बता रहा था कि अगर आपको इंटरप्ट नंबर पता हो और आपने उसका एड्रेस पता करना हो इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर, जिसको हम लोग ऑफसेट एड्रेस कहते हैं, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है ना कि ऑफसेट एड्रेस फॉर पर्टिकुलर इंटरप्ट हैंडलर कैन बी डिटरमिन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स नंबर विद 4। ठीक है, लाइक ऑफसेट एड्रेस ऑफ ऑल वेक्टर इज ऑफ द वेक्टर इन 21H विल बी 21H इंटू 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो ऑफ सेट एड्रेस है वो पता चल जाएगा। ठीक है, जो सेगमेंट एड्रेस है वो 0 कांस्टेंट है, सारी जितने भी इंटरप्ट नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है ना सेगमेंट फॉर ऑल वेक्टर इज 0, हेंस इट्स फॉर जो एड्रेस है, ये जो पहला है, ये जो पहले 4 जीरो हैं, ये जो है वो सेगमेंट एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका जो ऑफसेट एड्रेस है वो 84H है। ठीक है, इसी तरह अगर वो एमसीक्यूज में देते हैं, अगर कोई भी इंटरप्ट जो है वो इंटरप्ट जो वेक्टर गिवन हो, ठीक है, उसका वो बोले इसका जो ऑफसेट एड्रेस निकाले, तो सिंपल सा फार्मूला है 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है, अच्छा इसमें ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी और प्रीवियस लेक्चर है उसके जो एंड वाली 2 लाइन थी उसमें लिखा हुआ है ना कि जो इंटरप्ट नंबर है वो इंडेक्स के तौर पे काम कर रहा होता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल में। ये जैसा लिखा हुआ है ना इंटीजर 0, ठीक है, इंटरप्ट 0 यानी फिर इंटरप्ट 1, तो ये देखें ये इंडेक्स के तौर पे काम कर रहा है, यानी जो पहली लोकेशन है इसके लिए जो है ये इंडेक्स 0 है। ठीक है, फिर अगली जो लोकेशन है उसके लिए इंटरप्ट 1 है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि ईच एंट्री विद द आईवीटी कंटेन द फॉर एड्रेस। अच्छा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हर एंट्री है उसका जो साइज है वो 4 बाइट का होता है। ठीक है, अब इसमें ये जो पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से कि जो फार एड्रेस है उसमें जो पहली 2 बाइट्स है, ठीक है, वो लोअर वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और वो किस चीज का एड्रेस होता है, वो ऑफसेट का एड्रेस है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू जो है वो बनता है। उसके बाद जो अगली 2 बाइट्स हैं वो हायर बाइट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और सेगमेंट एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अच्छा, इसको मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ यानी याद करने का। अच्छा, इसमें ना जो पहला फर्स्ट 2 बाइट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 बाइट्स इसमें जो एफ है जो ये आपने उठाना है इसका पहला वर्ड, यानी पहली जो 2 बाइट्स हैं फर्स्ट का एफ, उसके बाद लोअर का एल जो फर्स्ट वर्ड है और उसके बाद जो है वो ऑफसेट का ओ, यानी पहला जो कैरेक्टर है हर वर्ड का वो उठाना है, फर्स्ट का एफ, लोअर का एल और ऑफसेट का ओ, तो ये वर्ड बनता है फ्लो। ठीक है, फर्स्ट बाइट फर्स्ट 2 जो बाइट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है लोअर बाइट और ऑफसेट, तो ये सर आप याद रख सकते हैं फ्लो कीवर्ड है। ठीक है, तो इस तरह फिर जो अगला है वो याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम फर्स्ट 2 बाइट्स की बात कर रहे हैं, आगे हम लोग जो है वो नेक्स्ट 2 बाइट्स की बात कर रहे हैं। तो ये अगर ऊपर वाला लोअर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नीचे वाला जो है वो हायर को रिप्रेजेंट करेगा। और 2 ही एड्रेसेस की बात की है, एक सेगमेंट एड्रेस की बात की और एक ऑफसेट की। तो ऊपर वाला जो है वो ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नीचे वाला ऑब्वियसली बात है वो सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक ट्रिक था इसको याद रखने का। तो कीवर्ड जो आपने याद रखना है वो फ्लो है, यानी फर्स्ट 2 बाइट्स लोअर और ऑफसेट एड्रेस। उसके बाद जो है ये इंटरप्ट वेक्टर का जो है वो उन्होंने स्ट्रक्चर या
डायग्रामेटिकली उसको जो है वो शो किया हुआ है। अच्छा, इंटरप्ट ज़ीरो बताया था कि ऊपर पढ़ा भी है कि यानी हर जो एंट्री है वो 4 बाइट जो है वो कंटेन कर रही होती है। ठीक है, अब ये 4 बाइट्स के अंदर रिजाइड कर रहा है, इंटरप्ट ज़ीरो है जो 4 बाइट्स के अंदर मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इसमें ये जो लिखा हुआ है यानी ये जो फर्स्ट 2 बाइट्स ऊपर पढ़ा है कि लोअर वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रही है। जो नेक्स्ट 2 बाइट्स हैं वो हायर वर्ड को और सेगमेंट एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, अब इसमें अच्छा एक और इसमें मिस्टेक ये है कि यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ना ये 0 आता है क्योंकि 4 बाइट कंज्यूम कर रही है ना। तो अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करें तो 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो यहाँ ये तो ठीक है लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक मिस्टेक है। यानी अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करें ऑफसेट एड्रेस तो 0, 1, 2, 3, तो ये टोटल 4 बाइट बनते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये 4 बाइट जो है वो कंटेन या ऑक्यूपाई कर रहे हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर। उसके बाद वो कहता है कि लोकेशन ऑफ ISR यानी जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसका जो एड्रेस है रैम के अंदर, ठीक है, वो किस जगह पे होता है। अब ये इन्होंने जो है मैंने हाईलाइट इधर किया है, ISR प्रोवाइडेड बाय द डॉस वुड बी रेजिडेंट इन द डॉस कर्नल। ठीक है, अब यानी जितनी भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन है ये डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। अब वो किसके अंदर होती हैं, वो जो डॉस का जो कर्नल है, ठीक है, मेनली IO.sys, ठीक है, इसके अंदर है सारी इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, ये जो डॉस का कर्नल है जिसको जिसकी एक्सटेंशन IO.sys है तो इसके अंदर है। उसके बाद वो कह रहा है कि द ISR प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी डिवाइस ड्राइवर। उसके बाद जो है डिवाइस ड्राइवर के लिए जितनी भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, ठीक है, वो डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, ये उसके अंदर रेजिडेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये क्या, अच्छा ये जो है ना बायोस और रोम। ठीक है, रोम को बायोस चिप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एड्रेस है वो यानी किस एड्रेस पे होता है तो इसमें F000 और उसके बाद जो सेगमेंट एड्रेस है वो भी ऑफसेट जो एड्रेस है वो भी 00 है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे है। अब ये जो फर्स्ट मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो पहली जो 4 डिजिट्स हैं ये सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और जो अगले 4 हैं वो ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो, उसके बाद अच्छा इंटरप्ट इन्वोकेशन। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट्स की बात की थी, यानी वो कह रहा है कि इसमें इनको जो कॉल करने का इन्वोक का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो तो डिफरेंट है, बट यानी इन्वोकेशन पे दोनों केसेस में जो CPU स्टेप लेता है वो कॉमन है। ठीक है, यानी इंटरप्ट अगर कॉल सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, ठीक है, दोनों के केसेस में जो CPU स्टेप्स परफॉर्म करता है वो सेम ही है। ठीक है, ये जो थर्ड लास्ट लाइन है उसमें कह रहे हैं ना, हाउ एन इंटरप्ट हैज बीन इन्वोक्ड प्रोसेसर फॉलोज अ सर्टेन स्टेप्स आफ्टर इन्वोकेशन ऑफ इंटरप्ट इज एग्जैक्टली सेम एज इन बोथ केसेस। पहला स्टेप क्या है कि पुश करेगा वो फ्लैग्स जो है, ये 2-2 बाइट के फ्लैग्स हैं, इनको वो स्टैक के अंदर पुश करेगा। ठीक है, उसके बाद वो जो है वो उसका जो एड्रेस है उसको जो है वो डिटरमिन करेगा। वो कैसे डिटरमिन करेगा, जो दूसरी जो बुलेट है उसमें वो लिखा हुआ है ना, इंटरप्ट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसे क्या मिलेगा, उसे वो ऑफसेट मिलेगा। ठीक है, और 0 जो एज एन सेगमेंट 0 जो है वो सेगमेंट एड्रेस है तो वो कॉमन था सारे केसेस में। उसके बाद वो कहता है कि द एड्रेस दिस द एड्रेस वेक्टर एंड नॉट द SIR। तो यानी इसको जो एड्रेस मिलेगा वो किस चीज़ का, वो इंटरप्ट वेक्टर का एड्रेस मिलेगा। ठीक है, ISR का नहीं मिलेगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है वो जो लोअर बाइट्स हैं, ठीक है, वो ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो मूव कौन से रजिस्टर में होगा। ठीक है, ये चीज़ें ये पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि जो ऑफसेट एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन जो पॉइंटर है वो उसके अंदर मूव होगा। ठीक है, उसके बाद जो हायर बाइट्स हैं, ठीक है, जो सेगमेंट एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है उसके अंदर जो है वो मूव करेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे कि जो लोअर बाइट्स हैं ऑफसेट जो है वो IP में मूव करेगा और जो सेगमेंट एड्रेस है वो कोड सेगमेंट के अंदर जो है वो स्विच करेगा या शिफ्ट हो जाएगा। उसमें वो कह रहा है कि उसके बाद जो है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे ब्रांच कर जाएगा, यानी उधर स्विच कर जाएगा और जो भी IO ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। और उसके बाद जो आखिरी बुलेट है वो ये कह रहा है कि रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ
इंटरप्शन बाय पॉपिंग 6 बाइट। ठीक है, आपको मैंने पहले ऊपर बताया था कि जब भी यानी वापस आना है तो उसको पता तो हो रहा कि वापस किधर आना है, तो इस वजह से वो जो एंट्री है वो स्टैक के अंदर पुश करता है। उसमें 3 तरह के रजिस्टर थे, आईपी है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर था, उसके बाद उसमें कोड सेगमेंट और फ्लैग था। ठीक है, दोनों तीनों जो है वो 2-2 बाइट के हैं, तो वो 6 जो है वो यानी 6 बाइट जो है वो पॉप करेगा यानी स्टैक से निकालेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि यानी ये सेगमेंट 0 और 84 जो है वो यानी इंटरप्ट वेक्टर का एड्रेस है। ठीक है, ये 21 का था ना एड्रेस, इंटरप्ट जो 21 है उसका, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो उसका जो है वो ऑफसेट मिला था। तो इसमें ये जो 7C10 लिखा हुआ है, A7 और 00, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें उधर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। वो कह रहा है कि द डम एट द एड्रेस यानी सेगमेंट 0 है और ऑफसेट 84 है, शोज द वैल्यू ऑफ द वेक्टर ऑफ द इंटरप्ट नंबर 21, और उससे उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया। अब ये जो एड्रेस आगे वो कह रहा है कि द एड्रेस होल्ड द वैल्यू ऑफ 107CH। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है, ठीक है 10, ये वाला 107, ठीक है एच, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लोअर वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 00A7। ठीक है, अब ये वाला 0 और ये A7, ठीक है, ये हायर वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जो कि हायर वर्ड हमने ऊपर पढ़ा है कि सेगमेंट एड्रेस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा उसके नीचे जो लिखा हुआ है ना, इसमें ये लिखा हुआ है, ये ऊपर इसी में देखते हैं कि अब यानी जो इंटरप्ट 21 है, एक तो उसको कॉल किया, यानी कॉल करने से पहले इसमें आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सीएस की वैल्यू क्या थी, और ये जो तीसरी फील्ड है ये है ईआई मीज अनेबल इंटरप्ट। तो यानी इंटरप्ट 21 को कॉल करने से पहले आईपी की वैल्यू 0100 थी, सीएस की वैल्यू 0AF1 थी, ये हेक्साडेसिमल जो एनोटेशन यूज हुई है, और जो स्टैक पॉइंटर है उसकी वैल्यू FFE थी। उसके बाद जो है यानी जब इस इंटरप्ट को कॉल किया तो जो कोड सेगमेंट की वैल्यू है वो चेंज हो गया, इधर 0AFI थी और इधर 00A7 है, इधर आईपी की वैल्यू 0100 थी और इधर 107C है। अच्छा, इधर ये जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है FFE थी, यानी FFEE। अब ई जो है अगर इसको हम लोग डेसिमल में लिखें, ठीक है, तो 14 को कहते हैं। ठीक है, और इधर ये 8 आ रहा है, तो 14 माइनस 8 करें तो 6 आता है, यानी ये जो स्टैक पॉइंटर में जो डिफरेंस है ये 6 का है। तो ये वो 6 जो रजिस्टर्स पुश हुए थे स्टैक के अंदर, ये उनकी वैल्यू, यानी ये वो डिफरेंस बता रहे हैं, जो 3 जो रजिस्टर्स मूव हुए थे ना स्टैक के अंदर, फ्लैग, आईपी और सीएस, तो ये डिफरेंस बता रहे हैं। उसके बाद ये जो उसके बाद जो ये जो तीसरी फील्ड थी, ऊपर एनेबल इंटरप्ट हुआ था और अब इधर डिसेबल इंटरप्ट हुआ है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है, तो ये सारा जो मैंने आपको भी बताया, तो ये लिखा हुआ है उसमें। उसके बाद वो कहता है कि पैरामीटर पासिंग इनटू द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, तो यानी अब पैरामीटर पास कैसे करने हैं। ठीक है, अब इसमें वो ये ऊपर हम लोगों ने भी पढ़ा था कि जो पैरामीटर पासिंग होती है उसमें स्टैक नहीं यूज होता, वो रजिस्टर करने पड़ते हैं। ठीक है, अब उसमें जो है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इन्वोकेशन। ठीक है, तो जब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इन्वोकेशन होगी तो जो पैरामीटर्स हैं वो पास करने का जो वन ऑफ द मेथड इज यूज ऑफ सूडो वेरिएबल्स। ठीक है, अब यानी ये जो सिस्टम प्रोग्रामिंग वाला कोर्स है इसमें सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को कंबाइन करके यूज किया हुआ है। ठीक है, अब सूडो वेरिएबल्स को यूज करेंगे पैरामीटर जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इन्वोकेशन है उसके लिए। अब इसमें वो ये लिखा हुआ है ना कि सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ यूज ऑफ सूडो वेरिएबल्स टू एक्सेस द वेरियस रजिस्टर विद इन अ प्रोसेसर। पैरामीटर पास करने के लिए रजिस्टर चाहिए, स्टैक का यूज नहीं करेंगे। तो इन रजिस्टर्स को हम लोगों ने अब सी लैंग्वेज के अंदर एक्सेस करना है। तो सी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट देती है सूडो वेरिएबल्स का, जिसकी मदद से हम लोग जो सीपीयू के अंदर मेमोरी लोकेशंस हैं जिनको रजिस्टर्स कहते हैं उनको एक्सेस करेंगे। उनको एक्सेस करने का जो तरीका है वो लिखा हुआ है कि एक्सेस्ड इन अ प्रोग्राम बाय यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव सूडो वेरिएबल्स बाय जस्ट अटैचिंग, यानी आ अंडरस्कोर का जो सिंबल है, ठीक है, वो हम लोग रजिस्टर के पहले लगाएंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है लाइक AX असाइन 5, यानी हम लोग ये रजिस्टर्स को एक्सेस कर रहे हैं लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लोग सूडो वेरिएबल्स यूज करेंगे। क्या करना है,
भाई रजिस्टर से पहले अंडरस्कोर का जो है वो सिंबल यूज करना है तो हम लोग रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में बी एक्स असाइन कर दो ए के अंदर, उसके बाद आप वो कहता है कि यानी इंटरप्ट यानी ऑफ पैरामीटर पास करने के बाद ठीक है हम लोग जो है वो इंटरप्ट्स हैं उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। भाई उसके लिए मेथड कौन सा यूज होता है, गेट इंटरप्ट का, ठीक है, सॉरी जनरेट इंटरप्ट जनरेट इंटरप्ट फंक्शन है। द इंटरप्ट नंबर नीड्स टू बी पास एज अ पैरामीटर इनटू द जनरेट इंटरप्ट, ठीक है, यानी उसके यानी जो भी इंटरप्ट इन्वोक करना है उसका जो नंबर है, ठीक है, लाइक 21 है या 10 है या जो भी नंबर है उसको पास करना पड़ता है, ठीक है। उसमें ये उन्होंने आगे एग्जांपल दी हुई है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंटरप्ट 21H एंड सर्विस नंबर उसकी जो 9 यूज करनी है, ठीक है। तो एक वो कह रहा है कि यानी इंटरप्ट नंबर ये है, उसकी सर्विस नंबर 9 है, उसको हम लोग यूज करना है एक स्ट्रिंग को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए, जो कि टर्मिनेट किससे हो रही है या एंड किससे हो रही है, डॉलर सिंबल से, ठीक है। अब AH के अंदर हमने क्या पास किया, 09, ठीक है, 09 मीन्स सर्विस नंबर पास की है। DS के अंदर सेगमेंट एड्रेस ऑफ अ स्ट्रिंग और DX के अंदर ऑफसेट एड्रेस ऑफ अ स्ट्रिंग। MCQs आ सकता है कि जो AX में क्या पास करते हैं, DS में क्या पास करते हैं और DX में क्या पास करते हैं। DS अब ये जो दो रजिस्टर्स हैं सेगमेंट और ऑफसेट के लिए, याद रखने का तरीका ये है ना कि DS है तो DS है मतलब डेटा सेगमेंट है तो सेगमेंट के अंदर सेगमेंट एड्रेस होगा। तो दूसरा जो है फिर जो DX रह जाएगा उसमें ऑब्वियसली बात है फिर ऑफसेट एड्रेस जो है वो स्ट्रिंग का पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये जो C लैंग्वेज है ये न्यूज उसमें कोड लिखा हुआ है stdio.h, तो ये हमने एक लाइब्रेरी फाइल ऐड की है। इनपुट आउटपुट के लिए जो भी फंक्शन है वो इस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो हेडर फाइल के अंदर जो है उनकी हेडर्स पड़े हैं, यानी फंक्शन के जो हेडर्स होते हैं, ठीक है, वो इस फाइल के अंदर पड़े हुए हैं। बायोस के फंक्शंस को इन्वोक करने के लिए बायोस का हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। डॉस की फाइल्स को एक्सेस करना है तो DOS.h इंक्लूड करना पड़ेगा। conio.h तो ये कंसोल इनपुट आउट के लिए जो भी फंक्शंस है, क्लियर स्क्रीन है, ठीक है, उसको इन्वोक अगर करना है तो हमें ये ऐड करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले यानी एक ग्लोबली स्ट्रिंग जो है वो इनिशियलाइज हुई हुई है, ठीक है, कैरेक्टर ST, उसमें हमने यानी जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, जिनको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी कहते हैं, इसमें नंबर यानी लेंथ स्पेसिफाई किया, यानी कितने कैरेक्टर्स जो है स्ट्रिंग के अंदर हमने हमें रिक्वायरमेंट है उनकी, ठीक है। तो इतने यूज तो कोई नहीं हुए, हेलो वर्ड है, ठीक है। ये जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं उसको टर्मिनेट किससे किया, एंड किससे किया, डॉलर साइन से किया हुआ है। उसके बाद जो क्लियर स्क्रीन है ये एक फंक्शन है, conio.h के अंदर इसका हेडर पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, यानी स्क्रीन के ऊपर जो भी पुराना कुछ आउटपुट होगा, जो भी गार्बेज वैल्यू है उनको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। DX जो सूडो वेरिएबल है, ये जो DS है इसके अंदर जो ऑफसेट जो हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने ये ST पास की है, ठीक है, ये स्ट्रिंग पास की है और इसको टाइप कास्ट की है अनसाइड इंट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो अनसाइडेड का मतलब है यानी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अनसाइड का मतलब होता है जिसके साथ कोई साइन ना हो, तो जिस नंबर के साथ कोई साइन ना हो ऑब्वियसली बात है वो पॉजिटिव नंबर है। अगर साइन होगा तो उसके साथ नेगेटिव साइन होगा तो उसको हम लोग साइन नंबर कहते हैं, यानी साइन और अनसाइन नंबर। तो इसके अंदर जो है वो अनसाइड वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इस वजह से इसको टाइप कास्ट किया यानी ST को, यानी ये वाला जो ST है, उसके बाद जो AH है, ठीक है, इसके अंदर सर्विस नंबर को असाइन किया है। गेट जनरेट इंटरप्ट है, उसमें हम लोगों ने जो इंटरप्ट नंबर है उसको एज एन आर्गुमेंट पास किया 21 को, और गेट CH यानी ये क्या करेगा, स्क्रीन जिस स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है उसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है, जब तक कोई की नहीं प्रेस हो जाती, ठीक है। तो ये भी तरीका है स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने का, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे वो कह रहा है कि अनदर मेथड है जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स फॉर इन्वोकिंग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को एक और जो इन्वोक करने का जो तरीका है, ठीक है, वो है यूज ऑफ मेक यूज ऑफ यूनियन। अब यूनियन जो है C या C++ में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लाइक क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसी तरह एन्यूमरेशन है, यूनियन है और स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें क्या है कि अब जो यूनियन है उसको हम लोग दो स्ट्रक्चर जो है यूज करके फॉर्म कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग यानी ये स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग रजिस्टर्स का यूज करते हैं। अब ये जो स्ट्रक्ट फुल है, ठीक है, स्ट्रक्ट फुल है,
तो ये स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम फुल रखा हुआ है। इसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो अनसाइड इंटीजर AX BX CX DX ये रजिस्टर्स हैं, यानी 2 बाइट के, यानी 16 ईच रजिस्टर है वो 16 बिट का होता है हमारे पास, ठीक है, यानी 2 बाइट का होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्ट हाफ है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कैरेक्टर AL, ठीक है, और AH, ठीक है, BL BH। तो अब ये जो AX रजिस्टर है ये 16 बिट के यानी 2 बाइट के, अगर हमने सारा नहीं यूज करना तो हम इसको जो है वो हाफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी लोअर बाइट और हायर बाइट, AX की AL और AH, ठीक है, लोअर और हायर बाइट भी यूज करते हैं, यानी 8 बिट का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इसको यूज किया हुआ है, ठीक है। AH तो यानी इसको कंबाइन करके जो है वो AH और AL को यानी हम लोग एक किस्म का AX ही यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो यूनियन, हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, 2 स्ट्रक्चर्स को वो हम लोग कंबाइन करते हैं या फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ठीक है, ठीक है, यानी ये फुल ऊपर हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो ये फुल एक किस्म की क्लास नेम है। आपको ऐसे अगर आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो आप लोग इसको विजुलाइज कर सकते हैं, यानी ये क्लास नेम है और ये उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह ये दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो भी एक क्लास है और जो H है ये उसका ऑब्जेक्ट है, यानी हाफ रखा हुआ है ना उन्होंने नाम इसका, ठीक है, इस वजह से इसका नाम, इसको जो ऑब्जेक्ट है उसका H नाम रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उन्होंने इधर क्या किया हुआ है कि जो यूनियन था, ठीक है, अब ये जो REGS है ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, REGS रेग्स। उसके बाद जो reg.h यानी जो हाफ स्ट्रक्चर था जिसका नाम हाफ था उसके ऑब्जेक्ट को हम लोग .al यानी उसकी जो फील्ड थी AL, ठीक है, उसमें जो वैल्यू रख रहे हैं वो 55 रख रहे हैं। उसके बाद जो h.ah है, ठीक है, ये कौन सा h है, यानी ये वाला h, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मेंशन करना है साथ, और इसको आगे क्या किया है .ah, तो इसमें AH जो है वो यानी हायर बाइट को यूज किया हुआ है ना, यानी ये हाफ में इसकी जो फील्ड है ये वाली, ठीक है, उसको कैसे यूज किया हुआ है regs.h, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस उस ऑब्जेक्ट की जो फील्ड है AH। अब उसमें इस तरीके से जो है वो वैल्यू असाइन की हुई है, और उसके बाद regs.x.ax, ठीक है, उसके बाद x इसकी बात हो रही है regs.x.ax, ठीक है। तो यानी अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो AX है यानी उसमें 2 रजिस्टर्स है ना, यानी हम लोग उसको आधा भी यूज कर सकते हैं AL और AH, यानी उसकी लोअर बाइट को भी हायर बाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक किस्म का जो AX है वो कम्बिनेशन है उनका। तो हम लोग इसकी वैल्यू को जब डिस्प्ले करेंगे तो सी लैंग्वेज के अंदर किसी वैल्यू को डिस्प्ले करने का ये सिंटैक्स है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे तो सबसे पहले ये वाली जो वैल्यू है ये डिस्प्ले होगी, यानी जो हायर बाइट के अंदर है। उसके बाद जो लोअर बाइट वैल्यू है, सॉरी, लोअर बाइट वाली जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। सबसे पहले जो है वो 99 डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद जो है वो 55 डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है कि इंट 86 फंक्शन है, ठीक है, यानी ये एक डेटा जो स्ट्रक्चर है रेग्स यूनियन, ठीक है, ये उस डेटा स्ट्रक्चर का एक फंक्शन है जो क्या करता है भाई 3 पैरामीटर लेता है। जो पैरामीटर है उसमें जो पहला पैरामीटर है उसमें हमें इंटरप्ट का जो नंबर है वो पास करना पड़ता है, और जो दूसरा पैरामीटर है उसमें जो भी इनपुट पास करना है इंटरप्ट सर्विस रूटीन को वो हम लोग पास करते हैं, ठीक है, विच इज द सेकंड पैरामीटर इज द रेफरेंस टू आर एग्स, ठीक है, यानी हम लोग रेफरेंस पास करेंगे उसका। वो रेफरेंस क्या है, वो इनपुट जो भी हम लोगों ने इनपुट पास करना है वो, और जो थर्ड पैरामीटर है जो ये रजिस्टर की वैल्यू रिटर्न होगी, यानी रजिस्टर जो भी वैल्यू रिटर्न करेंगे तो वो तीसरे पैरामीटर में रिटर्न होगी, ठीक है। इसमें यही कुछ है। और उसके बाद वो कह रहा है कि एग्जांपल यूजिंग इंटरप्ट 21H सर्विस 42, ठीक है। इसमें जो इनपुट पास किया हुआ है, इनपुट्स हैं जो पास किए वो क्या है कि जो AL है उसमें AL में हम लोग क्या करेंगे मूव टेक्निक, यानी एक पॉइंटर है ना, एक फाइल है तो उसके अंदर पॉइंटर है, उसको आपने किस जो है वो मूवमेंट से
उसको आगे जो है मूव करना है, यानी किस पॉइंट से आपने उसकी जो मूवमेंट है वो स्टार्ट करनी है। उसके बाद बी एक्स है, फाइल हैंडल है, यानी फाइल के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और उसके बाद सी एक्स माइनस डी एक्स, यानी दो रजिस्टर्स के कम्बिनेशन को यूज़ किया हुआ है। उसमें वो क्या लिखा है कि नंबर ऑफ बाइट्स फाइल टू बी मूव्ड, यानी फाइल के अंदर कितने बाइट जो है वो मूव करना है, ए एच के अंदर सर्विस नंबर पास करना है। उसके बाद जो डी एक्स और ए एक्स है उसमें वो बताएगा कि जो फाइल के अंदर पॉइंटर है वो एक्चुअल में उसने कितनी मूवमेंट की है। ठीक है, अब ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ था ना, ए एल मूव टेक्निक, यानी जो हमने पॉइंटर है उसको किस पॉइंट से जो है उसकी मूवमेंट स्टार्ट करनी है। तो किसी फाइल के अंदर ना तीन तरह के पॉइंट्स हैं, इधर उन्होंने मेंशन किए हैं। यानी एक बी ओ एफ है ना, मीन्स बिगिनिंग ऑफ फाइल। तो एक तो पॉइंट ये है, यानी फाइल के अंदर एक तो पॉइंट ये है, यानी अगर हम लोग कहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ फाइल, यानी इस पॉइंट से आगे हम लोगों ने कितने बाइट्स मूव करना है, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा करंट जो है वो करंट पोजीशन। ठीक है, तो यानी अगर इस पॉइंट से आगे कितने बाइट्स जो है वो मूव करना है। उसके बाद है एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल यानी इस फाइल से आगे तो कुछ नहीं है, तो एंड ऑफ फाइल से हम लोग पीछे जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो वैल्यू ऑफ ए एल है स्पेसिफाई द पॉइंट रिलेटिव टू विच पॉइंटर इज मूव्ड, यानी किस पोजीशन या किस पॉइंट की तरफ मूव करना है। अगर जो ए एल की वैल्यू 0 है तो वो बी ओ एफ यानी बिगिनिंग ऑफ फाइल के रिलेटिव से मूव करेगा। अगर वो 1 है तो वो करंट पोजीशन के रिलेटिव उसकी मूवमेंट होगी। अगर वो 2 है तो वो एंड ऑफ फाइल के रिलेटिव जो है वो उसकी मूवमेंट होगी। और जो डी एक्स और ए एक्स है विल कंटेन द नंबर ऑफ बाइट्स द फाइल पॉइंटर इज एक्चुअली मूव्ड, यानी ऊपर भी हम लोगों ने ये पॉइंट देखा था।